नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम महिपाल चारण है और आज हम बातचीत करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित इंटरव्यू के अंदर आरपीएससी की क्या डिमांड है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं या जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है ड्रेस कोड। तो आप इंटरव्यू के लिए अगर आप पुरुष हैं तो ऐसे कपड़ों का चयन करें जो सादा हो, ज़्यादा भड़कीले ना हो। पैंट शर्ट ब्लेजर मौसम के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं, टाई, ठीक है। और यदि आप महिला हैं तो आप साड़ी और सूट में से जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जिसमें आप खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं और जिसमें आप ज़्यादा सहज हैं उसका चयन करें। दूसरा, जब इंटरव्यू के अंदर हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है प्रवेश, कि आप आरपीएससी जब इंटरव्यू लेती है तो आप उस कमरे में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। तो और जो उसका अभिवादन है उसका थोड़ा ध्यान रखें। आप प्रवेश करते समय सहज रहें, एक उचित अभिवादन के बाद प्रवेश करें कि महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ। और उसके बाद जब आपको कुर्सी पे बैठने के लिए बोला जाए तो उस समय कैसे बैठना है, इसको आप यूपीएससी के आरपीएससी के बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप उनको देखें, उनसे सीखें कि बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है, बहुत फैल के नहीं बैठना है। आपकी जो पीठ है वो पीछे थोड़ा सा टकरी हुई होनी चाहिए, आप उसका सहारा लेकर बहुत ना बैठें, पैर बहुत खुले ना हो। तो इन सारी चीज़ों को आप यूट्यूब पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हैं, उन्हें देखकर आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है परिचय। आप जब अंदर बैठते हैं तो आरपीएससी के जो चेयरपर्सन है, जो आरपीएससी के सदस्य हैं, वो आपसे आपका परिचय पूछते हैं। तो परिचय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप परिचय को संक्षिप्त में बताएं और परिचय में किन किन बातों पर और आपको ऐड करते हुए बोलना है, इसके बारे में हम वीडियो में अभी और आगे बात करेंगे। फिर इसमें कई बार आपसे रुचियां भी पूछी जाती है कि आपकी रुचियां क्या है पढ़ने के अलावा। तो आप जिन रुचियों का चयन करें वो ऐसी रुचियां हो जिसमें आप सहज हो, जिनके बारे में आपको वास्तव में जानकारी हो। अन्यथा दिखावे के लिए कोई ऐसी रुचि ना बोले जिसकी आपको डीप नॉलेज ना हो। तो रुचियां वही बोलें जिसे आप अफोर्ड कर सकें, जैसे पढ़ना है। पढ़ना तो खैर कोई विशेष रुचि ना हुई, तो आप ऐसी रुचि बोलें कि जैसे फार्मिंग अगर कोई बोल दे या कोई बोले कि मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, तो आपको उसकी बहुत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आप राजस्थान में अलग अलग जगहों से हैं तो अपने लोक के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ क्षेत्र के लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे लोकगीत, लोक संगीत, मंगनियार, लंगा इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब आप इनको इनकी डीपनेस के बारे में आप बता पाएं, ऐसी रुचियां बताएं। जो अगला बिंदु है कि बहुत सारे साथियों के लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे मैसेज आ रहे हैं, उनके उनके सवाल आ रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान हमें राजस्थान का जीके क्या पूरा तैयार करना है, संबंधित जिले से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड का अगर साक्षात्कार दे रहे हैं तो आपको अपने जिले को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जिले को लगभग 360 डिग्री आपको तैयार करना है। आपको अपने जिले की कल्चर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको उसकी हिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए, उसका नामकरण और उसकी शुरुआत से पूरी, और वहाँ आपके वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस हैं, इन सब के बारे में आपको तैयार करके जाना चाहिए। फिर राजस्थान जी के कितना पढ़ें, कितना इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो साथियों, इसमें मेरे तमाम साथियों से भी इस बारे में बातचीत हुई और जब हमारा इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी तो हम लोग लगातार ग्रुपों में देख रहे थे किन से क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कई बोर्ड के सदस्य आपको कभी लोक देवता से, कभी किसी और चीज़ से ऊपरी तौर पर सवाल पूछते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरा राजस्थान जी के एक बार दोबारा से घोट जाएं। हालांकि इसमें देखो कि करंट अफेयर्स उस समय का पेपर का और इकोनॉमिक सर्वे तो आउट हो गया, ठीक है। फिर ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, इससे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाने की थोड़ी ज़्यादा संभावना है। ज्योग्राफी के सवाल मुख्यतः आपसे आपके जिले के संबंधित ही पूछे जाएंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में आपसे अगर बात निकलती है तो किसी भी बारे में बात की जा सकती है, तो उसे आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख के चलें। उसके बाद जब आप आरपीएससी में इंटरव्यू देते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का चूंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें वो आपकी टीचिंग स्किल को सबसे ज़्यादा परखना चाहते हैं। तो आपको बोर्ड पे कोई ना कोई विषय पढ़ाना होगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो बोर्ड वर्क के लिए जब आप टॉपिक का चयन करें तो उस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप ऐसा टॉपिक पढ़ाएं जिसमें
जिसे आप 5 मिनटों में समेट पाएं। लगभग 5 मिनट का समय मिलता है। कई बार बोर्ड मेंबर आपको नहीं रोकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एक आदर्श समय लगभग 3 से 5 मिनट का माने। हालांकि समय कई बार 2 मिनट भी मिल सकता है, लेकिन आप 5 मिनट का लेकर तैयारी करें, क्योंकि अगर वो नहीं रोकते हैं तो आपको लगातार एक प्रवाह में बोलते रहना पड़ेगा। तो एक ऐसे विषय का चयन करें जिसपे आप लगातार 5 मिनट बोल पाएं, उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन की संभावना भी रहे, और टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपकी पढ़ाने की स्किल दिखें। तो ऐसे विषय का चयन करना है जिसमें को आप 5 मिनट में समझा पाएं, जिसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सके। और क्रॉस क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएं तो आपको बताना भले ही 5 मिनट हो, लेकिन सवाल उससे रिलेटेड सारे बिंदुओं पे पूछे जा सकते हैं। तो जिस टॉपिक को आप चुने बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, उसको 360 डिग्री तैयार करके जाएं। उससे जितने सवाल संभव हैं वो सारे सवाल आपको आने चाहिए। बोर्ड मेंबर या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो आपसे उस विषय पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, आपके विषय से संबंधित, आपके जिले से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं ऐसी छिड़ जाती है जिनके जवाब आपको नहीं आते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। तो ये बहुत सामान्य बात है। जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप बहुत सारे मॉक देंगे, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि लगभग आप 70 से 80% चीज़ों के सही जवाब दे पाते हैं। 15 से 20% या 4-5 सवालों पे आपको सॉरी बोलना होता है। तो जब आप प्रश्नों के जवाब न दे पाएं, तब बहुत सौम्य तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को गिराए बगैर, बहुत छटपटाना नहीं है, बहुत सामान्य रहना है, और घबराहट नहीं दिखनी चाहिए आपके चेहरे पर। आप एक सौम्य तरीके से सॉरी बोल सकते हैं। इसकी अलग अलग भाषाएं आप प्रयोग में ले सकते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं पढ़ पाया, मैं इसके बारे में और जानकारी जुटाऊंगा, मैं इसे और तरीके से पढ़ूंगा। तो आप अलग अलग तरीकों से, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सॉरी बोलने के चांसेस कम रहें। हर चीज़ पे आप सॉरी बोलेंगे तो फिर वो मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी, आप कितनी तैयारी करके जाएं, जिस पर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो उसे आप एक सौम्य तरीके से बोलें। जब आपसे परिचय पूछा जाए, जब आप बैठेंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, तो आपके सामने 3 या 5 आरपीएससी के अंदर सदस्य हो सकते हैं। अभी हिंदी के साक्षात्कार में 3 लोगों का बोर्ड बैठता था, और हो सकता है 5 भी बैठे। तो आपसे जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो आपसे पूछेंगे कि अपने बारे में बताएं। तो अपने बारे में आपको नाम तो नहीं बताना है, तो बिना नाम बताए अपना परिचय देना है, जिसमें आप अपने ज़िले की बात करेंगे कि महोदय मैं बाड़मेर ज़िले का निवासी हूँ। और उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करेंगे कि मैंने अपनी माध्यमिक परीक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की, उच्च माध्यमिक परीक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की, उसके बाद मेरी स्नातक यहाँ से हुई, यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज। आप परसेंटेज चाहे तो बताएं, चाहे तो ना बताएं, क्योंकि वो खुद से पूछ लेंगे, उनके पास आपका डाटा है। इस परिचय में अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि आपकी रुचियों पर बातचीत हो, तो आप इसी परिचय में अपनी रुचियां सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा, जब आप परिचय दें या परिचय को तैयार करें, तो अपने नाम, जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम महिपाल है, तो महिपाल नाम का क्या अर्थ है, महिपाल नाम से संबंधित कोई प्रसिद्ध राजा हुए हैं, कोई अभिनेता हुए हैं, जैसे जोधपुर के एक अपने अभिनेता भी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा करके जाएं तैयार। हो सकता है कि आपसे पूछे, हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो ये बहुत नेगेटिव जाता है कि आपको अपने नाम का अर्थ नहीं पता है। तो इसे आप थोड़ा सा, 1 दिन का समय लगेगा, आप इसे तैयार कर सकते हैं। फिर शैक्षणिक योग्यता में आपने कब कौन सी डिग्री प्राप्त करी और उसमें कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप जिस संस्थान से पढ़े हैं उस संस्थान की क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके नाम का अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे मेरी ग्रेजुएशन हंसराज से हुई, तो महात्मा हंसराज के जीवन के बारे में मुझसे पूछा जा सकता था। तो इस तरीके से आपकी जो, जैसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जो लोग पढ़े हैं उनसे जय नारायण व्यास के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप अपने संस्थान की जो हिस्ट्री है उसे भी, उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके बीए और एमए के पेपर के बारे में भी पूछा जा सकता है, खास करके एमए के बारे में, कि एमए के अंदर आपके कौन कौन से पेपर लगे थे, और जो आपका वैकल्पिक पेपर है, जो ऑप्शनल पेपर है, उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अपना जो ऑप्शनल पेपर है एमए का, उसे विशेष रूप से तैयार करके जाएं। अपने जो डिग्री है उसके अंदर आपके कितने प्रतिशत है, और सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के अंदर कितनी ग्रेडिंग है, उसे आप याद करें। और एमए के बाद कुछ साथी, जब आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, तो जिन लोगों की पीएचडी सबमिट हो चुकी है उन्हें तो पीएचडी मेंशन करनी ही चाहिए, लेकिन जो लोग अभी पीएचडी में इनरोल हैं,
मेरी सलाह ये है कि अगर आप अपने विषय के साथ न्याय कर पा रहे हैं, शोध विषय के साथ, तो आपको पीएचडी मेंशन करनी चाहिए अपने इंटरव्यू के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। और जब वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे तब भी आप उसमें लिखा सकते हैं कि हाँ मैं, या फिर जब आपसे परिचय ही पूछा जाए, क्योंकि अगर आपकी पीएचडी सबमिट नहीं है तो वो आपसे उसमें मेंशन नहीं करवाया जाएगा कि आप पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं। तब आप अगर चाहते हैं कि आपकी पीएचडी पर बातचीत हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप पीएचडी को मेंशन करें, क्योंकि जब आप पीएचडी को मेंशन करते हैं तो कम से कम आपके इंटरव्यू का कुछ हिस्सा तो ऐसा होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी पीएचडी के ऊपर सामान्यतः एक नया आदमी क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उन प्रेडिक्ट क्वेश्चनों के आधार पे आप इंटरव्यू को कम से कम 5-7 मिनट के लिए तो आपके हाथ में रख सकते हैं कि 5-7 मिनट जो बातचीत हो उसमें मैं अपने विषय का ज्ञान उनको प्रदर्शित करूं और उन्हें मैं अभिभूत करवा सकूं, समूहित कर सकूं खुद से। तो पीएचडी को आप मेंशन करें। आपके पीएचडी का जो टॉपिक है उसके एक एक कीवर्ड से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें आपसे रिसर्च के आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपने उस विषय का चुनाव क्यों किया, इस प्रकार के सामान्यीकृत सवाल पूछे जाएंगे। बहुत डीप सवाल पूछे जाने की संभावनाएं कम है, बशर्ते कि आपके पैनल में जो आरपीएससी मेंबर है या जो आपके, कई बार बाई चांस आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलते हैं वो भी आपको उसी डोमेन के एक्सपर्ट मिल जाए, तब थोड़े डीप सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो डीप सवाल के पूछे जाने की संभावना को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आप अपने शोध विषय के साथ न्याय कर पाएंगे, तब आपको पीएचडी जरूर मेंशन करनी चाहिए। पीएचडी मेंशन करने से आप अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा ही सही कंट्रोल कर पाते हैं, चीजें आपको पहले से पता होती है। उसके बाद जो संबंधित जिला है आपका, आप जिस जिले से संबंध रखते हैं, जैसे मैं बाड़मेर से था, तो आपको अपने जिले को 360 डिग्री तैयार करना है। जैसे बाड़मेर है तो बाड़मेर का नामकरण, बाड़मेर को किसने बसाया, बाड़मेर में ऐतिहासिक कौन से स्थल है, भौगोलिक विशेषताएं क्या है, यहाँ पर रिफाइनरी है तो उस रिफाइनरी की क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपके जिले में कौन सी 5 समस्याएं हैं, कौन सी 5 चीजें हैं जिसमें आपका जिला बेहतर कर रहा है, और आपके जो जिले की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके वहाँ से एमपी कौन है, कितने विधायक है, किस पार्टी का एमपी है। और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी से था मैं, तो हिंदी में बाड़मेर जिले के कौन कौन से साहित्यकार हैं जो हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं जिन्हें भारत के स्तर पे लोग जानते हैं, कौन से राजस्थानी के बड़े साहित्यकार हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपके सब्जेक्ट के अगर कोई एक्सपर्ट आपके जिले से हैं तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी, आपके जिले के कोई फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में। दूसरा, जब आपका इंटरव्यू हो उससे लगभग 1 महीना पहले आप अपने जिले का जो दैनिक अखबार है उसे जरूर पढ़ें। तो आपको आपके जिले से संबंधित अगर कोई ट्रेंडी टॉपिक हो तो उससे आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं कि अच्छा, बाड़मेर के हैं तो बाड़मेर में अभी ये कलेक्टर ये काम करवा रहा है, या अभी आपके बाड़मेर में ये घटना घटी। तो इस चीज को आप अपने जिले के संबंध में पूरी तरह से तैयार करके जाएं। जिले को 360 डिग्री तैयार करना है। उसके बाद ये राजस्थान जीके के बारे में बातचीत हो गई। विषय के बारे में मैं दूसरे विषय का आदमी आपको क्या सलाह दे सकता हूँ। मेरे जितने साथियों ने, हम लोगों ने लगभग 1600 लोगों ने इंटरव्यू दिए, तो बहुत सारे ग्रुपों में लगातार सवाल आते रहे। बहुत सारे मेरे खुद के दोस्तों ने इंटरव्यू दिए, लगभग 20-25-30 लोगों का तो हमारा खुद का ग्रुप था। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि चूंकि इंटरव्यू अपनी प्रकृति में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसकी किसी भी प्रकार का आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये बात तो आप जानते ही हैं इंटरव्यू में। तो आप, इतना अथाह सिलेबस है तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इसमें आप क्या क्या तैयार करें, क्या छोड़े, कितना डीप पढ़े कितना नहीं पढ़े, इसका कोई और छोर नहीं है। तो जो एक जरूरी काम है जो तो आपको कम से कम करके ही जाना है, वो ये है कि आपके जो सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को तो आप कम से कम पढ़ कर जाएं। अब कितना पढ़ कर जाना है, इतना पढ़कर जाना है कि अगर आपको उस मेंशन टॉपिक का सिर्फ नाम दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि बोर्ड पर जाकर पढ़ा लो या इसके बारे में बताओ, तो आप 5 मिनट उस विषय की मूल बात को 5 मिनट में अगर आप समझा पा रहे हैं तो आपकी तैयारी इनफ है मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए। कि जो जो चीजें मेंशन्ड है और उससे रिलेटेड जो जो को लिंक्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको कम से कम 5 मिनट धारा प्रवाह बोलने की स्थिति में अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप कोशिश करें कि आप भाषाई शुद्धता का और उच्चारण की स्पष्टता का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पैनल में एंटर करते हैं, वहां पर जब आप रूम में एंटर करते हैं तो बहुत बार आपकी आवाज़ जो है वो बहुत धीमी होती है। फिर आप धीरे धीरे टोन पकड़ते हैं और वहां पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो आरपीएससी मेंबर है, वो बहुत उम्रदराज लोग भी हैं, तो कई बार उनको सुनने में भी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो अपनी आवाज़ की एक मीडियम पेस है उसे आप पकड़ लें और उसी पेस पर आप लगातार बातचीत करते रहें। इसके अलावा
जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए क्या किया था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट के जितने भी मेंशन टॉपिक थे उनको बहुत विस्तार से, मतलब मेरे को उसकी पहले से भी जानकारी थी, लेकिन फिर इंटरव्यू के लिए मैंने उसे इस तरीके से तैयार किया कि मैं सब पे 5 से 7 मिनट लगातार धारा प्रवाह बोल सकूं और उससे जो क्रॉस क्वेश्चन निकले उनके जवाब देने की स्थिति में रहूं, पहली चीज। दूसरी, आरपीएससी के द्वारा या किसी भी आयोग के द्वारा आयोजित जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप जितने अधिक मॉक दे पाएं, आपको उतने अधिक मॉक देने चाहिए। तो मैंने बहुत अधिक मॉक दिए और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित जहां के सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिस कोचिंग में मॉक इंटरव्यू मिले, आपको मॉक इंटरव्यू एक से अधिक जगह देने चाहिए। उससे आपको कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, आप लगातार खुद में एक सुधार देखते हैं। ये तो एक सामान्य बातचीत थी। इसके अलावा जो मुझसे क्या क्या पूछा गया, मुझसे मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट चला। अयूब खान सर का बोर्ड था, तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए एक बार हम उसको देख लेते हैं, जिससे आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को अगर गैस कर पाएंगे तब भी ठीक है, और जीके का कितना पार्ट है वो मैं अपने सवाल मैंने जिस दिन इंटरव्यू दिया था उसी दिन बाहर आकर लिख लिए थे, तो एक बार उसको हम रीड आउट करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू था 24/10/2024 को, अयूब खान जी का बोर्ड था, और अयूब खान जी ने शुरुआत में परिचय से संबंधित मुझसे प्रश्न पूछे कि मैंने अपनी 10वीं कब से की तथा मेरे उसमें कितने प्रतिशत है। मुझसे ये नहीं बोला कि आप अपना परिचय बताएं, मैं बैठ गया। बैठने के बाद मुझसे उन्होंने सीधा मेरी जो बायोडाटा है वो उनके पास था रिज्यूमे, उसमें से उन्होंने चीज़ें देखकर मुझसे सवाल पूछने शुरू किए कि 10वीं कब से कितने प्रतिशत, 12वीं कब से कितने प्रतिशत। 12वीं में मैं विज्ञान का छात्र रहा, तो 12वीं में विज्ञान, फिर बीए क्यों, तो विज्ञान से मैंने आर्ट्स में क्यों आया, मैं साइंस से आर्ट्स में क्यों आया। तो ये कुछ सवाल है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने इंट्रो में, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई बात है तो आप उसको तैयार करके जाएं। फिर बीए लेने के बाद बीए ऑनर्स हिंदी ही क्यों किया, विज्ञान के छात्र से सीधा हिंदी में क्यों आया मैं। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कब की और ग्रेजुएशन में मेरे कितने प्रतिशत है। मैं आपको बोल रहा था ना कि आप अपनी डिग्री और डिग्री के प्रतिशत इनको याद रखें। फिर मैंने हंसराज कॉलेज डीयू से बीए ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने एमए कोटा ओपन से क्यों किया। अब एक सवाल ये भी है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद एमए ओपन से क्यों करते हैं, तो ये एक संभावित सवाल था जो मुझे पता था कि मुझसे पूछा जा सकता है। तो आप अपने परिचय से जो जो संभावित सवाल हो सकते हैं उनको आप अपने से प्रेडिक्ट करते रहें। फिर एमए के कितने प्रतिशत हैं, फिर मुझसे पूछा कि अभी क्या कर रहे हैं, एमए आपकी 2023 में हो गई तो अभी क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं डीयू से पीएचडी कर रहा हूँ। तो आगे उन्होंने पीएचडी से भी सवाल पूछे, मतलब मैंने बोला डीयू से पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ तक बातचीत परिचय में हुई। फिर उन्होंने सीधा सवाल पूछा, पीएचडी पर सवाल वो बाद में करते हैं, उसको हम आगे और पढ़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे जो पहला सवाल पूछा अयूब खान जी ने, उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट में हमारे में टर्म है उत्तर आधुनिकतावाद, तो उन्होंने आधुनिक, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में क्या अंतर है यह एक मुझसे प्रश्न पूछा और इसका मुझे जवाब देने को बोला गया। तो मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ें, तो सिलेबस में जो टर्म है उसके आसपास जो इंटरलिंक टर्म है उसको भी पढ़ें और उससे क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर 5 मिनट बोलने की स्थिति में रहे। फिर अगला सवाल था भारतीयता और राष्ट्रीयता का हिंदी साहित्य, भारतीयता और राष्ट्रीयता क्या है इसको हिंदी साहित्य में समझाइए, आज क्या पढ़कर आए हो। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है जब भी आप जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देते हुए। तो आपसे जब पूछें कि आज क्या पढ़कर आए हैं, तो ये आप प्री गेस करके रखें कि आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि पूछा जाए लेकिन कुछ लोगों से पूछा जाएगा, तब आप वह चीज बताएं कि जिसमें आपको अगर पढ़ाने को बोला जाए तो फिर आप उसको पूरी तरह से समझा पाएं, उसमें फिर आपको सॉरी ना बोलना पड़े। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद और नई कविता पढ़कर आया हूँ। ये मैंने अपने से उस क्षेत्र को और कंबाइंड, मतलब छोटा करा। मैं आधुनिक हिंदी कविता बोलता तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें मैं कहीं फंस सकता था। तो आधुनिक हिंदी कविता में मैंने प्रयोगवाद और नई कविता बोला। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप ये पढ़कर आए हैं तो आप बोर्ड पर जाके छायावाद और प्रगतिवाद समझाओ। मतलब उन्होंने वो चीज़ मुझे पढ़ाने को नहीं बोली, कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ाने को बोला। तो ये भी संभव है कि आप जो तैयार करके जाएं वो आपसे ना पढ़वाएं, लेकिन तब भी इसकी संभावना कई बार ज़्यादा रहती है कि आप जो तैयार करके आए हैं उसे पढ़ाने का वो बोल देते हैं। तो कम से कम 2 टॉपिक आप बोर्ड पर पढ़ाने के लिए अपने से तैयार करके जाएं, और बाकी सिलेबस में जो मेंशन चीज़ें हैं उसे तो आप 100% 5 मिनट बोलने की स्थिति में करके जाएं। फिर समझाने के दौरान 2-3 इन्होंने पूरक प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने मुझसे, अयूब खान सर ही पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये है विषयांतरण। ये आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अप्रोच क्या है, कि आप सच में इस जॉब को लेकर सीरियस है। तो इसका जवाब मैंने तो यही दिया कि अभी सर मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने पढ़ाने में रुचि है,
तो इसी प्रकार से आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट मुझसे पूछते हैं कि प्रेमचंद को आपने पढ़ा है क्या, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का वैशिष्ट्य बताइए। तो ये मेरे हिंदी विषय के सवाल हैं जो हिंदी के साथी जब इंटरव्यू देंगे तो उनको शायद हेल्प करें। फिर ईदगाह कहानी में चिमटा की प्रतीकात्मकता समझाएं, इससे कुछ और पूरक प्रश्न भी पूछे। फिर शब्द शक्ति क्या है, तीनों शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण सहित बताओ। ये जो पहली सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी मैडम, उन्होंने मुझसे पूछे। जो दूसरे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। तो ये विमर्शों का सवाल है, सहानुभूति और समानुभूति का। तो ये मतलब प्रेडिक्टेबल सवाल है, तो ये सवाल था। फिर रतन कुमार सांबरिया वर्तमान में चर्चित क्यों नहीं है, थोड़ा सा सवाल को घुमाया। उस समय वो बहुत चर्चित थे अपनी सांप उपन्यास को लेकर, लेकिन उनका संदर्भ अलग था कि चर्चित क्यों नहीं है का तात्पर्य है कि वो दलित विमर्श के साहित्यकार है, आदिवासी विमर्श के हैं, दोनों खेमों के लोग उनको मानते हैं नहीं मानते हैं। तो इस तरीके की कुछ साहित्य में डिबेटें चलती हैं, तो उससे संबंधित था। फिर सांप उपन्यास की विषय वस्तु, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श पर रतन कुमार सांबरिया के संदर्भ के साथ कुछ सवाल मेरे से और पूछे गए। तो बाकी सब्जेक्ट के जो लोग हैं उनसे भी जो उनके सब्जेक्ट का करंट चल रहा है, उसमें किसी को कोई पुरस्कार मिल रहा है, कोई विद्वान है, कुछ नई चीज हुई है, तो उससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आरपीएससी मेंबर खेजड़ली घटना के बारे में पूछते हैं। तो मुझसे जो राजस्थान जी के है वो यहाँ पर सीधा उन्होंने जोधपुर के संदर्भ में बात की कि खेजड़ली घटना आपने सुनी है, तो उसके बारे में मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा कि खेजड़ली में 363 लोग लगभग शहीद हुए, उसमें कितने जाट और कितने राजपूत थे। तो इसके बारे में मुझे तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी, तो मैंने सॉरी बोला, जैसा मैं आपसे शुरू से भी बोल रहा था कि बहुत सारे सवालों पे आप सॉरी बोलेंगे। तो सॉरी बोलने में कोई गलत बात नहीं है, मैं कई जगह सॉरी बोला हूँ और तब भी मैं आपके सामने हूँ। तो इसका मतलब है कि सॉरी से आपका इंटरव्यू डिसाइड नहीं होता है, उससे आपके व्यक्तित्व की ईमानदारी झलकती है कि हाँ कुछ चीज़ें आपको नहीं आती है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने जब खेजड़ली की बात आई तो अपने पीएचडी का मैंने संदर्भ दिया, क्योंकि वहाँ पर मैंने मेंशन तो करा लेकिन सर के दिमाग से निकल गया। मैं अपनी पीएचडी तैयार करके गया था, मैं चाह रहा था कि इस पर बातचीत हो। तो मैंने बताया कि गुरु नानक देव और संत जंबनाथ के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, इसी विषय पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मेरे को हिंदी साहित्य में पर्यावरण विमर्श का प्रथम उदाहरण पूछा, जाम्बोजी की काव्यगत वैशिष्ट्य पर बात हुई, कुछ और प्रश्न जाम्बोजी और अभय सिंह इत्यादि से संबंधित जो खेजड़ली घटना थी उस पर बातचीत हुई। मेरी पीएचडी विषय पे बहुत लंबी बातचीत नहीं चली, जाम्बोजी पे थोड़ी सी बातचीत हुई, ठीक है, लेकिन उसका फायदा ये रहा कि 3 से 4 मिनट चीजें वो थी जो मेरे कंट्रोल में थी और मैंने अपने से मेंशन करवाया इस चीज को। मैं चाह रहा था, बाई चांस सर ने मुझसे खेजड़ली पे बात कर ली तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको तैयार करके गया हूँ तो इस पर बातचीत हो। फिर अयूब खान जी ने फिर कुछ सवाल कि गांव का आपका सरपंच कौन है, आपको अपने यहाँ की अवेयरनेस क्या है, उसके बारे में कुछ सवाल पूछे। और फिर बाड़मेर जिले में पिछले 7 वर्षों से कितने आईएएस बने, कुछ नाम बताओ। तो मैं कुछ नाम बता पाया, कुछ नाम नहीं बता पाया, तो इस पे भी मैं कई जगह पे सॉरी बोला। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि जिससे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं दिखता है, तो ये डिसाइडिंग भी नहीं है बहुत, तो ऐसे सवालों पे भी आप सॉरी बोल सकते हैं। तो मेरा जो आरपीएससी का अनुभव रहा वो मैंने उसी दिन लिखा था वापस आके, कि आप सहज रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर जाएं, स्वयं पर विश्वास रखें, और जो आरपीएससी का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा सहज है, वो लोग आपको बहुत कंफर्टेबल करवाते हैं। आरपीएससी के जितने भी नॉन जो इंटरव्यू नहीं लेने वाला जो उनका बाकी का स्टाफ है, वो लोग भी आपके साथ बहुत सहज रहते हैं, वातावरण बहुत सहज है। और जब आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तब भी वो लोग आपको भयाक्रांत नहीं करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत जगह मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, लेकिन मॉक इंटरव्यू में अलग अलग पैनल है, कुछ लोग आपको भय आक्रांत करेंगे, कुछ लोग आपको डराएंगे, लेकिन जो आरपीएससी का वातावरण है वो बहुत सहज है। लेकिन तब भी आपको मोक्ष देते रहना है, आप लगातार खुद को निखारें, परिमार्जित करें। ये मेरा इंटरव्यू का अनुभव था, और इंटरव्यू को लेकर मैं और भी एक आध वीडियो बनाऊंगा जिसमें और चीज़ों पर मैं बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। और भी किसी चीज़ से संबंधित आपके सवाल हो तो आप मुझे लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।